हमने देखा था इंटरनेट की सेवाएं। पहले का नाम हमने सीख लिया था, क्या था? ई कॉमर्स। दूसरे का नाम क्या था? ई लर्निंग। तीसरे का नाम क्या था? ई बैंकिंग। चौथे का नाम क्या था? ईमेल। और पांचवें का नाम है सोशल नेटवर्किंग। 5 नंबर वाले का नाम है पांचवे का नाम क्या है? सोशल नेटवर्किंग। अब देखो, अगर जनरल भाषा में बात करें तो इंटरनेट का सबसे ज्यादा समय, उपयोग नहीं कह रहा हूं मैं, उपयोग तो आप यूट्यूब देखने के लिए भी करते होंगे, पढ़ाई के लिए भी कर ले होंगे। अपना सबसे ज्यादा समय जो वेस्ट करते हैं ना, वो कहां पर करते हैं? यानी इंटरनेट का सबसे ज्यादा समय इसी पर खर्च किया जाता है। क्यों? इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आप कहोगे सर हम इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फेसबुक का करते हैं। इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप का करते हैं। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सर हम इसके लिए ट्विटर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मेरी बात? चलिए, किसकी बात कर रहे थे? सोशल नेटवर्किंग की। तो अगर हम ये कहें इंटरनेट पर सबसे ज्यादा समय इस पर व्यतीत होता है। व्यतीत का मतलब क्या होता है? खर्च होता है। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम यूज करते हैं एप्लीकेशंस का, या इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वेबसाइट का। अब जो फेसबुक है ना, ये आपका एप्लीकेशन भी और साथ में क्या है? वेबसाइट भी है। ट्विटर आपका एप्लीकेशन भी और साथ में क्या है? वेबसाइट। भाई आप फेसबुक को कंप्यूटर में चलाते हो तो www.facebook.com खोलते हो, मोबाइल में चलाते हो तो फेसबुक का क्या लेते हो? ऐप लेते हो। ऐसे ही व्हाट्सएप का www.whatsapp.com नहीं होता है, व्हाट्सएप वेब खुलता है जो आपके मोबाइल के थ्रू उसमें एक्सेस होता है। ठीक है मेरी बात? तो जनरली ये जो व्हाट्सएप है, ये वेब पे नहीं है, एप्लीकेशन पर है, यानी वेबसाइट नहीं है इसकी। किसके थ्रू यूज करते हैं? एप्लीकेशन। ये आपका यूजर आईडी और नेम से होता है, ये आपका मोबाइल नंबर से होता है, और ये ईमेल आईडी और नेम से होता है। एक बात बताऊं, सुनो, फेसबुक और व्हाट्सएप इस समय एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है। यानी जो फेसबुक का इस्तेमाल करता है या फेसबुक का जो ओनर है वही किसका ओनर है? व्हाट्सएप का। दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे पड़ोसी का नाम पता है, मोबाइल नंबर तो मिलेंगे नहीं, तो पहले किससे सर्च कर लो? उसे नाम से, फिर थोड़े बहुत मैसेज कर लो, फिर मोबाइल नंबर से बात कर लो। ये दोनों इसलिए कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं। डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर तो मिलेंगे नहीं, पहले फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर जहां फॉलो कर सकते हो वहां कर लो, उसके बाद आगे कम्युनिकेशन रहता है। तो मेरे कहने का मतलब सबसे ज्यादा हम इनका इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न क्या आता है, सुनो, ऐसे आ जाता है, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? ऑप्शन ए पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, 3 नंबर पे गूगल, और 4 नंबर पे टेलीग्राम। गूगल आपका क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है, ये आपका सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। एक और क्वेश्चन, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट क्या है? पहले नंबर पे नाम लिखा ट्विटर, दूसरे पे नाम लिख दिया मैंने
फेसबुक, तीसरे पे नाम लिख दिया इंस्टाग्राम, चौथे पे नाम लिख दिया गूगल प्लस। क्या आंसर आएगा इसका? क्योंकि ट्विटर पे जो हम वर्ड लिखते हैं उन वर्ड की क्या होती है, एक लिमिट होती है। उस लिमिट में उन वर्ड को लिख सकते हैं। 140 कैरेक्टर, 160 कैरेक्टर, ऐसे अलग अलग लिमिट रहती है। 140 कैरेक्टर का ही वर्ड हम लिखते हैं। तो ट्विटर को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कहते हैं। जब मैंने इंटरनेट पढ़ाना चालू किया था तो आपको बताया था ब्लॉग्स क्या होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जो भी जानकारी देना चाहता है, कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है, तो फेसबुक पर लिख सकता है। वो किस पे लिख सकता है? इंस्टाग्राम पे लिखता ही, आप लिखते ही होंगे, भी इस्तेमाल कर ही रहे होंगे। इस समय जिसको इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता वो इंसान ही नहीं माना जाता है। प्रैक्टिकल है ये, सच कहता हूं मैं आपको, ईमानदारी से बताऊं तो कैफ और कबूतर हुआ करता था पुराने जमाने में। अब कैफ और कबूतर नहीं होता, अब कैफ और क्या होता है, कंप्यूटर होता है। जिस व्यक्ति को कंप्यूटर चलाना नहीं आता उसे अनपढ़ व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। पहले अनपढ़ व्यक्ति कौन होता था? जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता। आज के समय पे अपने चारों ओर देखो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पढ़ना लिखना ही नहीं आता। दादी भी व्हाट्सएप चलाने लग गई है, मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरी वाली चलाती है। प्रैक्टिकल बताता हूँ, सुनो, मजाक नहीं, सीरियस। जब मैं 2009-10 में सबसे पहली बार जयपुर आया ना, तो दादी ने मुझे भेज दिया चला जा। जब मैं वापस गया तो बोली कि मुझे तेरे से बात करनी हो तो कैसे करूं। टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, सुनना पूरी कहानी। बात करनी हो कैसे करूं, यानी सीधी भाषा में बोल रही, मोबाइल दिला दे। तो मैंने दादी को मोबाइल दिलाया। उसको ये बता के आया था, एक बटन है रेड वाला जिससे फोन कट जाता है और ग्रीन वाले से उड़ जाता है। पूरी बात प्रैक्टिकली सुनना, 30 सेकंड की है। तो ठीक है, बात इतना काम हो गया। अगली बार जब गया तो दादी मुझे बोली, ये तो मुझे मतलब बांध दिया तूने, मैं काट सकती हूँ और उठा सकती हूँ, मुझे तेरे से बात करनी हो तो कैसे करूं। तो मैंने दादी को स्पीड डायल सेट करके दे दिए कि एक दबाएगी मेरे पास आएगा, दो दबाएगी बुआ के पास जाएगा। वहां बहुत जरूरी था, मेरे से तो बाद में बात करती। बुआ दादा साथ ही रहते हैं तो कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, दूर रहते होते तो फिर क्या उनका नंबर भी तीसरे पे लगाना पड़ता। तो 2-3 नंबर मैंने लगा के छोड़ दिए। अब आते असली प्रैक्टिकल पर। जब अगली बार मैं गया, दादी एक रिसर्च करके बैठी थी। उससे कहा कि ग्रीन वाले बटन को 2 बार दबा फोन मिल जाता है। यानी पहला रिसर्च था फोन मांगना, दूसरा रिसर्च उसने खुद किया। भी अपने पास डायल कॉल पे कोई कॉल आया हुआ होता है या हमने कोई नंबर दबाए होते हैं, अगर ग्रीन वाले बटन को 2 बार दबाएंगे तब कॉल मिल जाएगा। तो अब दादी हर किसी को फोन मिला लेती है। अब उससे आगे प्रैक्टिकल चलते हैं। थोड़े दिन बाद में जब मेरी शादी हो गई तो मुझे बोली कि अब ये वाला फोन नहीं चाहिए। अब क्या है, वीडियो कॉल, मतलब बहू को देखूं मैं फोन करके। तो उसके बाद मैंने वीडियो कॉल वाला फोन भी दिला दिया, चल ठीक है। उसमें भी इतना ही सिखा के आया था, इससे कट जाएगा, इससे उड़ जाएगा। अब यूट्यूब का नया रिसर्च करके बैठी है, बोलने वाला ऑप्शन होता है, इसे बोलते हैं VRS, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। उस पर जो मर्जी गाना, जो मर्जी फिल्म, अब कॉल वॉल नहीं करती, अब वही चलता है। अब क्या सारे दिन क्या मुंह देखूं, अब उसमें वीडियो मुरारी चलता है हमारे उधर, तो उसके सारे दिन चलते रहते हैं। तो प्रैक्टिकल क्या कह रहा हूं मैं आपको, कि सोशल मीडिया बोल दिया या मोबाइल टेक्नोलॉजी बोल दी, इसका यूज काफी अधिक तरीके से है। और आप जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतना प्रैक्टिकली आपको समझ आएगा। तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी टच वाला फोन चला रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए वो क्या करता है, लिख नहीं सकता, वो क्या कर सकता है, बोल सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, जिसका क्या बोलते हैं, आंखें काम नहीं कर रही है, वो बोलकर कंप्यूटर में इनपुट कर सकता है। अब आप कहो सर आंखें काम नहीं करी तो यूट्यूब चला के क्या करेगा, अरे भाई सुन तो लेगा, गाने सुनने का तो काम कर सकता है। तो पेपर में सवाल आता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता, क्या वो कंप्यूटर में कार्य कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो किसके थ्रू करेगा? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी जो आवाज को पहचान कर प्रतिक्रिया देते हैं। गूगल पर भी ऑप्शन है आजकल ये, और यूट्यूब पर भी ऑप्शन अपने को मिल जाता है। चलिए, जो लाइन लिखी है उसे कैसे लिखोगे, आपको क्या डालना है, सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए क्या कहोगे, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा समय इस पर व्यतीत या खर्च होता है, इसके लिए एप्लीकेशन और वेबसाइट का यूज करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस के नाम मैंने लिखे हैं, वैसे बहुत सारी होती है, लिंक्डइन होती है, ट्विटर भी हमने लिखा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत सारे हैं। बस मैंने केवल 3 फेमस के नाम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में ट्विटर का यूज करते हैं। 140 कैरेक्टर की इसके अंदर लिमिट होती है, इतने कैरेक्टर तक के शब्द आप ट्विटर के अंदर लिख सकते हैं। ये सारे ब्लॉग्स हैं, ये ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक, गूगल प्लस, सारे ब्लॉग्स हैं।
मतलब इन पे अपन ज्यादा कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, इसमें कम ही अक्षर लिखते हैं। फर्स्ट पे ट्विटर है, ट्विटर ऑप्शन में नहीं होता, तो इंस्टाग्राम पे फेसबुक से कम कैरेक्टर्स का मैसेज हो सकता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग लिखाइए। किसमें ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, इनमें अलग अलग है सर। इंस्टाग्राम में काफी लिख सकते हैं, जैसे 500 600 1000 लिखते हैं, 5000 लिखते हैं, तो फिर वो लिमिट मानी नहीं जाती है। हो गया। चलिए एक जनरल सी बात करते हैं, सिंपल सी कहानी है, आगे देखना। एक वर्ड है जिससे मैं लिख रहा हूं, क्या वर्ड लिखा है मैंने, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, सुरक्षा। उससे पहले एक वर्ड बता रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, साइबर लॉ। या एक और बात कहूं, क्या कह सकता हूं, आईटी एक्ट। ठीक है मेरी बात। पहला शब्द क्या है, साइबर लॉ, और दूसरा शब्द क्या है, आईटी एक्ट। दोस्तों अभी भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया था सन 2000 में, उसे हम किस नाम से जानते हैं, सूचना तकनीकी अधिनियम, यानी आईटी एक्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, सूचना तकनीकी अधिनियम। कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था, तो आप कहेंगे सर सन 2000 में इसे क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है मेरी बात। प्रथम संशोधन एम्बेडेशन की बात पूछी जाए तो हुआ था सन 2008 में। सबसे नया संशोधन हुआ है, एम्बेडेशन बोलते हैं जिसे हम, अमेंडमेंट जो भी आप, हाँ जी हाँ जी, 2021 में। ठीक है मेरी बात। अच्छा अगर मैं कहूं साइबर लॉ क्या होता है, तो हमें एक और वर्ड सीखना पड़ेगा, कि एक वर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। अब साइबर क्राइम में क्या क्या चीजें आती है, पहला आता है आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का। टेक्निकली इंटरनेट की बात तो आती आती है, उसके अलावा अगर आप कोई भी नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, या आपने किसी बैंक के साथ फ्रॉड किया, ठीक है मेरी बात, या किसी ब्लॉग में कोई गलती की। अच्छा इंटरनेट से संबंधित नियम है, इंटरनेट से संबंधित कानून है जिसे हम क्या कहते हैं, साइबर लॉ। इंटरनेट से संबंधित अपराध है या इंटरनेट से संबंधित जुर्म है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, साइबर क्राइम। यानी साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमें किसका निर्माण करना पड़ा, किसका आविष्कार करना पड़ा, किसकी खोज करनी पड़ी, किसका वर्ड लाना पड़ा, साइबर लॉ। अब मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं, आईटी एक्ट सन 2000 में लागू हुआ। जनरल सवाल पूछा जाता है, सूचना तकनीकी अधिनियम में सबसे पहला संशोधन कब हुआ, तो आप कहेंगे सर 2008 में हुआ। सबसे नया संशोधन कब हुआ, तो आप कहेंगे सर 2021 में हुआ। अब साइबर लॉ क्या होता है, आप कहेंगे सर इंटरनेट से संबंधी कानून। इंटरनेट से संबंधित जो कानून होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, साइबर लॉ के नाम से जानते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, इंटरनेट, नेटवर्क, बैंक और ब्लॉक्स से संबंधित अपराध। अब सुनो मेरी बात, कल परसों भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में एक मैच हुआ था, देखा था क्या आपने, उसे भारत बुरी तरह हार गया था। तो उदयपुर की एक शिक्षिका ने स्टेटस लगा दिया कि वी वोन, हम जीत गए। भाई साहब उसके खिलाफ क्या हो गया, केस दर्ज हुआ, उसे स्कूल से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, कितने लोग, मतलब मैं तो ऐसा हूं, हो सकता आप भी ऐसे हो,
भारत और पाकिस्तान का जब मैच था ना, तो मैं भारत के लिए था, भारत का था। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था, मैंने देखा T20 वर्ल्ड कप में, तो मैं पाकिस्तान की तरफ था। अब एक बात बताओ, कल तो मैं पाकिस्तान का विरोधी था और आज मैं पाकिस्तान के साथ हूं। मेरे कहने का मतलब क्या है, अपन सभी लोग ऐसे हैं, पहले भला किसका हो, अपना, फिर किसका हो, परिवार का, फिर किसका भला हो, जाति का, फिर भला किसका हो, गांव का, फिर भला किसका हो, मतलब अपन ऐसे चलते हैं। प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूं, लेट्स सी, आप सुनो। मैंने पूछा कहां के रहने वाले हो, पिलानी बताया इन्होंने। ये जयपुर बैठी है तब क्या बताया, पिलानी। अगर अपन दिल्ली बैठे होते, मैं पूछता कहां की रहने वाली हो, तो आप क्या कहते सर, राजस्थान की। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? चलो कभी आपका अमेरिका जाने का काम पड़ जाए और कोई पूछे कहां के रहने वाले हो, क्या बताओगे, इंडिया के। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भी हम लोकल बैठे होते हैं, तो हमें लोकल, अब आप लोकल बैठे हो और आपसे पूछे कहां का है, बोले इंडिया का। अरे भाई यार, इंडिया में बैठे ऐसा क्यों बात कर रहा है? तो यहां पर भी ऐसे ही नियम कानून होते हैं भाई। जब देश का सवाल आता है, जब भारत पाकिस्तान था तो मैं भारत की तरफ आ गया, जब अपना भारत नहीं खेल रहा था तो पाकिस्तान खेल रहा था, फिर पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो वो वहां पर विरोध नहीं है। मतलब आप अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ ही लिख दे पाकिस्तान जीत गया, वी आर हैप्पी, और हम चाहते भी थे कि पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान हार जाता तो भारत की भी समस्या हो जाती। तो अब मतलब जनरल बात मैं बता रहा हूं, उस पॉइंट टेबल के रेफरेंस में हम साइकोलॉजिकली पाकिस्तान के पक्ष में चले गए थे। अब आज अगर मैं स्टेटस लगाता कि पाकिस्तान जीता, वी आर हैप्पी, तो कोई उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि वो किसके खिलाफ जीता था, न्यूजीलैंड के खिलाफ। दूसरे देश के खिलाफ पाकिस्तान की विजय हमें खुशी देती है। ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान की जीत हमें खुशी दी। अब देखो, बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत ने किसका साथ दिया, बांग्लादेश का साथ दिया। अब उस समय बांग्लादेश जीता, पाकिस्तान हारा, तो अपन क्या हुए, खुश। मेरे कहने का मतलब क्या है, आजकल इंटरनेट पर, मोबाइल पर हजारों तरह की धोखाधड़ी चल रही है। अगर आप इस तरह का भी कोई जो धार्मिक भावना से, किसी सामाजिक भावना से संबंधित कमेंट भी होता है, उसे भी हम किस नाम से जानते हैं, साइबर क्राइम के नाम जानते हैं। दोस्तों, इस समय सरकार ने बहुत सारे साइबर थाने स्थापित कर दिए हैं, जहां पर आप विशेष रूप से इस प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे एटीएम से धोखाधड़ी हो गई, बैंक से फ्रॉड हो गया, या आपने किसी से इंश्योरेंस लिया, किसी से कोई बिटकॉइन खरीदी आपने, उससे संबंधित जो अपराध भी है, उन्हें भी हम किसकी श्रेणी में लाते हैं, साइबर लॉ की श्रेणी में लाते हैं। अब आईटी एक्ट में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, कुछ बातें मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। जब लाइट नहीं थी परसों पहले दिन, तब हमने बात की थी, मैंने बताया था कि जैसे आपको जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, वैसे ही आप लोगों को मोबाइल चलाने का भी अधिकार है। ऑनलाइन वाले सुन लो, अगर घर वाले आपको मना करते हैं कि मोबाइल नहीं चलाना है, इंटरनेट नहीं चलाना है, तो आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, इस सूचना तकनीकी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं उनके खिलाफ कानूनन। हाँ सर, कौन सा सर? ये जो उसने स्टेटस लगाया था ना भाई साहब, वो ब्लॉग ही था उसका। मतलब अब कई लोग ऐसे कहते हैं, सुनो, मैं मेरा व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूं, मैंने कह दिया मोदी जी देश विरोधी है। अब एक कहता है यार मोदी जी के खिलाफ क्यों लिख रहा है? भाई मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, मैं जो मर्जी लिखूं, लेकिन अगर मैं ऐसे शब्द लिखूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अभी आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो क्या यहाँ से? अरे कोई सरकारी नौकरी में है क्या यहाँ से? कोई अगर एक भी जना है तो सरकार के खिलाफ एक लाइन नहीं लिख सकता, वो उससे क्या कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, चाहे गहलोत कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना करे। तो ये नियम पर्टिकुलर स्टेज पे जाके, मैं शिक्षक होने के नाते मेरा स्टेटस मर्यादित होना चाहिए। मतलब आप स्टूडेंट के नाते भी उसे देखते हैं और भी पारिवारिक भी देखते हैं। आप बहुत सारे अपने दोस्तों को देख लो, वो हमेशा स्टेटस वो सोनू निगम वाले, सनम बेफा वाले ही रखते हैं, वो कभी चेंज ही नहीं करते हैं। या दुख सुख कैसा भी उनको, तो वो सुबह उठते ही एक स्टेटस पता नहीं कहां से आता है, वही लगाना ही होता है। जनरल बताऊं तो उन लोगों से आपको बचना होता है। चलिए, मैं आपको अभी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये सिक्योरिटी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका कारण बता दिया। साइबर लॉ, इंटरनेट से संबंधित जो कानून होता है उसे साइबर लॉ के नाम से जानते हैं। भारत ने इन सूचना तकनीकी यानी इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए एक एक्ट बना रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, आईटी एक्ट कहते हैं। कब लागू हुआ था? सन 2000 में लागू हुआ। पहला संशोधन कब हुआ? 2008 में। एक और बात बताऊं आपको, सुनो मेरी बात, ये आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे तब सुना होगा, कोई भी नियम में जब एमेंडेशन होता है, संशोधन होता है, सपोज करो उसे 2008 में पारित किया गया, मतलब पेश किया गया और पारित 2025 में हुआ,
तब भी उस संशोधन का नाम क्या होता है, 2008 ही होता है। ये नियम होता है पॉलिटिकल साइंस का, जब भी कोई संशोधन विधेयक पारित किया जाता है उसके बाद उस पर सील लगती है कि अप्लाई हो गया। लोकसभा में भी पास होना होता है, उसे राज्यसभा में भी पास होना होता है। तो 2008 में ये राज्यसभा में पेश हुआ था, लोकसभा में पेश हुआ, 2009 में इसमें एमेंडेशन हुआ था। लेकिन जब एग्जाम में सवाल आता है तो 2009 नहीं करते, हम क्या करते हैं, 2008। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या था, सूचना तकनीकी अधिनियम एमेंडेशन 2008। ये 2009 में पारित हुआ था फरवरी में जाके, लेकिन इसे बोलते क्या है, 2008 ही बोलते हैं। ऐसा पॉलिटिकल साइंस में होता है, आप पढ़ेंगे तब सीखेंगे। जब भी कोई चीज विधेयक पास होता है और उसका नाम अलग होता है और पास होने की डेट अलग होती है, दोनों चीजें हम यूज करते हैं। थोड़ा सा लिख लो, फिर आगे दो तीन चीजें और देखेंगे। अब देखो एक बार, हमने अभी बात की थी सुरक्षा की। किसकी बात की थी, सुरक्षा की। तो हम एक नाम तो लिख रहे हैं, क्या लिखा है, फायरवॉल। दूसरा नाम लिख रहा हूं वीपीएन। तीसरा नाम लिख रहा हूं क्या नाम लिखा है, क्रिप्टोग्राफी। पहला वर्ड क्या है, फायरवॉल, दूसरा क्या है, वीपीएन, तीसरा क्या है, क्रिप्टोग्राफी। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, या कहीं भी जाके बैठकर अपन डेटा चलाना चाहते हैं अपना, या कई बार आप साइबर कैफे में जाते हैं या किसी दूसरे के मोबाइल में अपना फेसबुक या व्हाट्सएप खोल लेते हैं, ऐसा करते होंगे। जब भी आप दूसरे के मोबाइल में फेसबुक व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपका कुछ डेटा तो उसके मोबाइल में भी रह जाता है, हिस्ट्री रह जाती है, कई बार पासवर्ड सेव रह जाते हैं। दूसरा पॉइंट, आप कहीं कहीं जाके देखो कि आप जैसे ही फेसबुक लिखने की कोशिश करते हो फेसबुक खुलता ही नहीं है। या जैसे अभी क्या हो रखा है, 9 से लेकर 7 बजे तक इंटरनेट बंद है, आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते मोबाइल इंटरनेट के थ्रू। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो आप प्रॉपर तरीके से इंटरनेट चला सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो काम करता कौन है, कौन अनऑथोराइज या अथोराइज ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो हर नेटवर्क के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसे क्या कहा जाता है, फायरवॉल। ये नेटवर्क में आने जाने वाले ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी ये जो फायरवॉल होता है ये आपके नेटवर्क का क्या होता है, सुरक्षा गार्ड होता है। क्या होता है, सुरक्षा गार्ड होता है, जो काम क्या करता है, जो आने व जाने वाले ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अच्छा, अगर मुझे पूछे कि फायरवॉल और क्या क्या काम कर सकता है, तो फायरवॉल क्या कर सकता है, किसी भी साइट को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। किसी भी गेटवे को ब्लॉक कर सकता है। गेटवे को ब्लॉक करने का मतलब क्या, जो भी उसके अंदर एंटर करेगा उसका कार्ड चेक करेगा, भैया दिखा फीस जमा है क्या है तो आजा अंदर, नहीं है तो अंदर नहीं आने देगा। किसी पर्टिकुलर साइट को ब्लॉक करना है वो ब्लॉक कर देगा। गेटवे को ब्लॉक करने का मतलब हुआ कि आप किसी साइट को एक्सेस तो कर रहे हैं लेकिन कितने बजे तक कर सकते हैं, 10 से 5 ही कर सकते हैं। बैंक का सर्वर जो होता है, बैंक में पैसे ट्रांसफर करने का जो सिस्टम होता है, क्या बैंक का मैनेजर 10 बजे से पहले अकाउंट से पैसे निकाल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि बैंक 10 बजे खुलता है। क्या 5 बजे बाद ही वो कोई पैसा भेज सकता है क्या, नहीं, क्योंकि बैंक कितने बजे तक ओपन रहता है, 5। होता क्या, जो फायरवॉल होता है उसका गेटवे 5 बजे बाद क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, वो काम नहीं करता है। जैसे सपोज करो हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे, उसकी लास्ट डेट है शाम को 6 बजे तक, क्या 7 बजे भी हम फॉर्म भर सकते हैं क्या, नहीं। कारण क्या होता है, जो वहां का गेटवे होता है, वहां का जो फायरवॉल होता है, उसे क्या कहा जाता है कि परमिशन से भी व्यक्ति कितने बजे तक आ सकता है, 10 से 5, और बिना परमिशन वाले को तो आप अंदर ही नहीं आने दोगे। ठीक है मेरी बात। अच्छा, अगर मैं बात करूं, फायरवॉल क्या करता है, आपकी हिस्ट्री को क्या रख लेता है, सेव रख लेता है। हिस्ट्री को क्या रख लेता है, सेव रख लेता है। जो आपने डेटा एक्सेस किया है उन सभी को मैनेज करने का काम ये करता है। दोस्तों, एक सवाल पूछा जाता है, इंटरनेट पर जो डेटा जाता है वो किसके रूप में जाता है, तो आप कहोगे सर कि पैकेट्स के रूप में डेटा क्या होता है,
भेजा जाता है। इंटरनेट पर जो डेटा भेजा जाता है वो किसके रूप में भेजा जाता है, तो आप कहोगे सर वो डेटा को किसके रूप में भेजा जाता है, पैकेट। सिक्योरिटी के लिए सबसे पहला वर्ड किसका इस्तेमाल किया मैंने, फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब क्या होता है, एक सुरक्षा गार्ड, एक प्रकार का हार्डवेयर रहता है जो नेटवर्क में आने और जाने वाले ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। साइट को ब्लॉक कर सकता है, गेटवे को ब्लॉक कर, साइट को ब्लॉक करने का मतलब आप फेसबुक नहीं चला सकते, यूट्यूब नहीं चला सकते। गेटवे को ब्लॉक करने का मतलब आप 10 से 5 तक साइट यूज कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते। हिस्ट्री को सेव, आपने कौन कौन सा डेटा एक्सेस किया, कैसे किया, उन सभी को सेव रखने की जिम्मेवारी इसकी होती है। और पैकेट के रूप में डेटा को क्या करेगा, ये भेजेगा या पैकेट के रूप में डेटा को ट्रांसमिट करेगा। अगला कौन सा है, वीपीएन। वीपीएन का मतलब होता है क्या, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब सुनो मेरी बात, जैसे आप बैंक के अंदर बैठकर किसी दूसरी साइट को ओपन कर रहे हो, उसके थ्रू आपके बैंक पर कोई दूसरा बंदा अटैक कर सकता है, दूसरा आपके डेटा को चुरा सकता है, तो उसको रोकने के लिए एक नेटवर्क का यूज किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या काम करता है, मैंने आपको शुरू दिन में बताया था, ये इंट्रानेट कौन सा नेटवर्क होता है बताओ, बताया था, याद है क्या, इंटरनेट कौन सा नेटवर्क होता है, प्राइवेट। ध्यान से सुनना, इंटरनेट कौन सा नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये इंट्रानेट यानी प्राइवेट नेटवर्क को इंटरनेट के यानी पब्लिक नेटवर्क के ट्रैफिक से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इतना लिखो, फिर क्रिप्टोग्राफी के बारे में थोड़ी सी बात करें। जैसे जैसे अभी बैंक का नेटवर्क है, उसके अंदर इंटरनेट चला रहे हैं, वहां पर कोई भी डेटा हम लेकर आ रहे हैं, कोई भी डेटा सेंड करें तो अपनी सिक्योरिटी को खतरा होता है। उससे बचने के लिए हम वीपीएन का यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, ताकि इंटरनेट वाला जो ट्रैफिक है हमारे डेटा को नहीं ले जाए। लिख दिया सर, विंडोज फायरवॉल डिफेंडर होते हैं कंप्यूटर में, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। फायरवॉल हार्डवेयर आता है जो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए काम में लेते हैं। विंडोज फायरवॉल जो कंप्यूटर में होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। एक फायरवॉल डिवाइस आता है, हार्डवेयर आता है अलग से, जिसको हम नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए काम में लेते हैं। अगर विंडोज फायरवॉल लिखा होता तो सॉफ्टवेयर होता है, फायरवॉल एक हार्डवेयर होता है। लिख दिया। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आपको ये कहा कि फायरवॉल लगाओ, गार्ड बिठाओ, दूसरा कहा वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करो, तीसरा क्या लिखा है, क्रिप्टोग्राफी। इसका मतलब सुनो क्या है, हटा दूं इसे। देखो क्रिप्टोग्राफी की परिभाषा क्या है, क्रिप्टोग्राफी ऐसे कह रही है कि आप जब डेटा सेंड करते हो, जब डेटा सेंड करते हो उसे बोलते हैं हम लोग प्लेन टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट, यानी जो हमने लिख रखा है वही डेटा होगा। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि प्लेन टेक्स्ट है और यहां पर कौन बैठा है, हमारा सेंडर बैठा है जो डेटा कहीं भेजना चाहता है। अब हमने यहां पर कहा कि सर दूसरी जगह पर एक व्यक्ति बैठा है जिसे हम क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसीवर। अब आप यहां से डेटा उसे क्या करेंगे, सेंड करेंगे, उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपने डेटा उसे इसी फॉर्मेट में सेंड किया तो बीच में कोई व्यक्ति उस डेटा को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है मेरी बात। अब आप एक काम करो, इस जो आपका प्लेन टेक्स्ट था ना, इस डेटा को आप किस टेक्निक से
क्रिप्टोग्राफी टेक्निक से आप क्या कर दो, इसे कर दो इनक्रिप्ट। क्या कर दो, इनक्रिप्ट कर दो। अच्छा, जब यहां से इनक्रिप्ट होके जाएगा, उधर जाके इसे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसमें आपका जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसे क्या कर दिया जाता है, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। और इनक्रिप्ट करने के लिए जब आगे डेटा जाएगा तो वापस उसे क्या कर लेंगे, डिक्रिप्ट कर लेंगे। प्लेन डेटा जो होता है उसे इनक्रिप्ट करने के बाद एक वर्ड यूज करते हैं, वो किसमें बन जाता है, चीपर टेक्स्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, चीपर टेक्स्ट, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं। बाद में उसे क्या कर लिया जाता है, डिक्रिप्ट कर लिया जाता है, उससे पढ़ लेंगे। अब सुनो मेरी बात, यहां से उस डेटा को मैं इनक्रिप्ट करके भेजता हूं, किसी फॉर्मेट में तैयार करके भेजता हूं, और मैंने उस पर लोक लगा दिया। क्या लगा दिया, लोक लगा दिया। तो लोक एक तो हो सकता है जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट लोक। कैसा बोल सकते हैं, प्राइवेट। एक ऐसा लोक होता है जिसे हम कौन सा लोक बोल सकते हैं, पब्लिक लोक। अच्छा, पब्लिक की बोलते हैं इसे, इसे हम कौन सी की बोलते हैं, प्राइवेट की बोलते हैं। मैं कुछ बोल के लिखाऊंगा, आप लिखना, या आगे मैं लिख दूंगा। इसमें क्या होते हैं, दोनों की अलग अलग होती है। दोनों की जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसमें क्या होते हैं, दोनों की क्या होती है, दोनों की क्या होती है, एक ही होती है। अब जितने लोग सुन रहे हैं पहले समझ लो, फिर मैं इसे लिखाता हूं। क्या लिखा है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जब डेटा को सेंड करते हैं या डेटा को भेजते हैं तो उसे किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या कर दिया जाता है, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है उसे चीपर टेक्स्ट में बदलना क्या कहलाता है, इनक्रिप्ट कहलाता है। आपने किसी चीपर टेक्स्ट की जगह आप ये वर्ड हटा दो, समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे किस में बदल लो, कोडेड टेक्स्ट में बदल लो। ये तो समझ गए, किसी भी सिंपल टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को कोडेड टेक्स्ट में बदलना क्या कहलाता है, इनक्रिप्ट या इनक्रिप्शन कहलाता है, अगर लिखना चाहो तो। दूसरा, जो आपकी वापस से कोडेड टेक्स्ट है उसे प्लेन टेक्स्ट में बदलना क्या कहलाता है, डिक्रिप्ट कहलाता है, डिक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है मेरी बात। इसके लिए एक की का इस्तेमाल होता है। अगर दोनों की अलग अलग हो तो कौन सी की बोलते हैं, पब्लिक की बोलते हैं, सॉरी प्राइवेट की बोलते हैं। और दोनों की सेम हो तो उसे कौन सी की कहा जाता है, पब्लिक की कहा जाता है। तो अगर मैं कहूं क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम डेटा को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। कौन सी टेक्स्ट होती है, एक तो प्लेन टेक्स्ट होती है जो सेंडर किसको भेजता है, रिसीवर को भेजता है। उस प्लेन टेक्स्ट को कोडेड टेक्स्ट में बदलना क्या कहलाता है, इनक्रिप्ट कहलाता है। और कोडेड टेक्स्ट को वापस से किस में बदलना, प्लेन टेक्स्ट में बदलना प्लेन टेक्स्ट में बदलना क्या कहलाता है, डिक्रिप्ट कहलाता है। समझ आ गई मेरी बात। अगर दोनों की सेम हो तो क्या बोलते हैं, इसे हम प्राइवेट की डिक्रिप्शन बोलते हैं। और दोनों की अलग अलग हो, सॉरी दोनों की अलग अलग हो तो क्या होता है, प्राइवेट होता है। इससे कंफ्यूज मत होना, प्राइवेट इसकी अलग उसकी अलग। पब्लिक का मतलब दोनों की सेम, तो दोनों की अलग अलग की को क्या बोलते हैं, प्राइवेट। और दोनों की सेम की को क्या बोलते हैं, पब्लिक। लिख लो, फिर बात करते हैं। हाँ, वहां पर इसलिए भेजते हैं कि बीच में कोई डेटा को ले जाए तो लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। आप उस फीचर को ऑन कर दो, आपको तो प्लेन ही दिखेगा वो। हम्म वो है, डिकोड होना मुश्किल होता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर, उसके लिए प्रोग्रामिंग मेथड, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो सुनो। ये जो पूछ रही है उसका मतलब क्या है, सुनो। कि सर मैं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज दिया किसी को, प्रैक्टिकली यही पूछ रही है वो। और बीच में किसी ने मैसेज को ले लिया। अब क्या उस मैसेज को पढ़ सकता है क्या वो, अच्छा पढ़ तो सकता है। कैसे पढ़ेगा, उसके पास कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई टेक्निक होगी उसे एक्सेस करने की, कर लेगा। लेकिन एक बात बता दो, इस मोबाइल पर मैंने लॉक लगा रखा है, देखो एक बार। ठीक है, मैं इस मोबाइल को यहाँ छोड़ के जाता हूं अभी, और मैं 5 मिनट बाद बाहर से आऊंगा। और क्या आगे वाली सीट पर बैठा व्यक्ति या बैठी व्यक्ति इस मोबाइल को छेड़ेगा या नहीं छेड़ेगा, पक्का छेड़ेगा। कैसे, 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 5 8, कब तक, जब तक वो 30 सेकंड वाला ऑप्शन नहीं आ जाए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, बताओ मुझे एक बार, जितने लोग हैं
पैटर्न लगा के बैठा होता है सामने वाला, तो पता ही होता है पैटर्न जेड होता है, एल होता है। कई बार फिल्मों में देखें, ऐसे देखकर वो पैटर्न को पहचान लेते हैं क्या है। ये झूठ होता है वैसे तो, लेकिन अंदाजा लगता है कि 90% लोग क्या लगाते हैं, जेड लगाते हैं, ए लगाते हैं, सी लगाते हैं, डी लगाते हैं, पी लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं पैटर्न। तो अपन को लगभग आइडिया रहता है। 100 लोगों के पासवर्ड देखोगे ना, तो 2-3 लोगों के पासवर्ड आपको मैच हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन यही रहता है उनका। ठीक है मेरी बात। तो इंक्रिप्शन टेक्निक में की होती है, वो लगा के देखेगा 2 3 8 1 5 7 6 5 4, तो जैसे ही वो लगाकर देखेगा एक की बैठ जाएगी तो पढ़ पाएगा, वरना नहीं पढ़ सकता। आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है, आप देखो कि ओटीपी या पासवर्ड क्या 500,000 लोगों के सेम हो जाते हैं क्या? कई बार हो जाते हैं। लोग लगाते हैं घरों पे, एक ही कंपनी के 1000 लोग लिया हो आप, एक दूसरे लोग से खुलेगा ही नहीं। कि खुल सकता है क्या? आप देख लो जॉनसन का लोग आता है, आप घर पे 5 जॉनसन के लोग लिया हो, सबकी चाबी अलग अलग चाहिए होगी। ठीक है, उसे की बोलते हैं हम लोग। एक मास्टर की बना सकता है जॉनसन जिससे सारे ताले खुल जाए, उसे पब्लिक की बोलेंगे। लिख लो एक बार। सबका मेथड अलग अलग होता है। जैसे मैंने कहा, ए का मतलब एक होता है, रीजनिंग पढ़ते हैं अपन। बी का मतलब कितना, 2, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4, ऐसे रीजनिंग में करते हैं अपन। तो आपको ये बता दिया कि ए का मतलब एक होता है। भाई जब वो एक मेथड यूज कर रहा है इंक्रिप्शन का, तो कहेगा ए का मतलब तो 95 होता है। अब आपको थोड़ी पता है ए का मतलब 95 होता है। ठीक है मेरी बात। आप देखते थे पहले जहां पर नंबर्स में इनकरेप्ट होता है, अगर नंबर में इनकरेप्ट होगा तो हम मैच कर ही सकते हैं। लेकिन बार बार नंबर चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते हैं। की का मेथड वो हर 2 घंटे बाद उसका इनक्रिप्शन बदल देते हैं। अभी आज ये कहा कि ए का मतलब क्या होता है, एक होता है। वो थोड़ी देर बाद में कहेंगे ए का मतलब कितना होता है, 3 होता है। उनके पास मेथड रहता है, टेक्निक रहती है। आप कभी लॉटरी नंबर लेते तो रैंडम नंबर जनरेट होता है। रैंडम नंबर कभी भी सेम नहीं होता है। आप लॉटरी टिकट कहीं लेकर आते हैं, अगर 5 लाख लोगों के लिए वो नंबर जनरेट हुआ ना, तो 5 लाख डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे, आप उसे पकड़ ही नहीं सकते। दूसरा सुनो, जैसे कई बार हम कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, उसकी की होती है की। ठीक है, मशीन के अकॉर्डिंग की बनाते हैं। अपन अपनी रीजनिंग लगा के उस की को इनक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या होता है, उसमें हर टाइम पर हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग इंक्रिप्शन टेक्निक यूज करते हैं वो। ठीक है, इसलिए हम आपके किसी प्राइवेट डेटा को, आपके किसी इनक्रिप्ट डेटा को जल्दी से सामने वाला व्यक्ति बिना सेम डिफरेंट इनक्रिप्टिंग टेक्निक के पढ़ ही नहीं सकता। अब व्हाट्सएप कर रहा है, तो व्हाट्सएप के अंदर जो व्यक्ति बैठा है, वो तो उस डेटा को इनक्रिप्ट करने की टेक्निक जानता है, तो वो तो पढ़ सकता है। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति अगर उस डेटा को ले जाता है, तो वो नहीं पढ़ सकता। यही तो सिक्योरिटी है। दूसरी बात, हमें बैंक के अंदर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की जरूरत ही नहीं होती है। बैंक में पैसा खाते से कटता है, आगे पहुंच जाता है, मैसेज थोड़ी होता है। वो तो 500 रुपए देने, तो 500 रुपए ही होते हैं, तो उससे डायरेक्ट कर दो। जहां पर हम मैसेज कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहां पर हमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की आवश्यकता होती है, ताकि आपका डेटा कोई यूज नहीं कर पाए। इस डिक्रिप्शन टेक्निक में पब्लिक की के रूप में हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी, आप इस डेटा को पढ़ लो, इसके लिए हम क्या देंगे, डिजिटल सिग्नेचर देंगे। तो अगली लाइन पर लिख लो एक लाइन, डिजिटल सिग्नेचर। ये सवाल पूछा जाता है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, तो बस आपको याद रखना है डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, पब्लिक की इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है मेरा, कौन सी होती है, पब्लिक की क्या कहें, इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी होती है, जो डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने के लिए उपयोग में ली जाती है। जो डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने के लिए उपयोग में ली जाती है, इसे
इसे गणितीय मेथड से बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। इंटरनेट पर सबसे प्रचलित प्रमाणीकरण है, ऑथेंटिकेशन है। आजकल हम हर काम को डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित कर लेते हैं। एक सिंपल सी लाइन और बता रहा हूं, सुनो। वैसे तो ये तो सिग्नेचर होता है, साइन होता है, कोड जनरेटेड होता है। आप देखो कई बार हम इसे ओटीपी से भी प्रमाणित कर लेते हैं। जैसे आपके पास बैंक ट्रांजैक्शन किया आपने कोई भी, या किसी को अपना डेटा बताया और आपने उसका क्या दे दिया, ओटीपी दे दिया। ओटीपी भी एक प्रकार का पर डिजिटल सिग्नेचर ही होता है। ओटीपी एक प्रकार का क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मोबाइल पर ओटीपी दिया, उसे वेरीफाई कर दिया कि भैया ये मैं ही हूँ यूज करने वाला। कई बार देखो आप जब भी कहीं दूसरी जगह ईमेल आईडी लॉगिन करते हो तो आपसे टू वे वेरिफिकेशन में पूछता है कि इस डिवाइस पर आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं, आप ही ये यूज करने वाले या कोई दूसरा व्यक्ति है? तो आप कहते हो यस मैं ही हूं। वो कुछ नंबर भी दिखाता है 19 20 18। अब आप तुक्का मार दो, क्या कभी भी आपका तुक्का सही हो सकता है कि नहीं? क्योंकि हर बार नंबर क्या होता है, रैंडम जनरेट होता है। अब रैंडम जनरेट हुआ, आपको ये पता है कि 3 अक्षरों के कॉम्बिनेशन में कितने अक्षर बनेंगे। तो देखो 199 198 ऐसे करके कितने ही बन सकते हैं। इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे तो वैसे ही आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है मेरी बात? यानी आप पासवर्ड कितनी बार रीट्राई कर सकते हैं? 3 बार। अब कोई व्यक्ति अगर पूरे दिन उसी मोबाइल के पासवर्ड पे लगा हुआ है तो किसी न किसी एक मोबाइल का पासवर्ड तो क्या कर सकता है, वो खोल ही सकता है। भाई इतने सारे नंबर्स ट्राई करेंगे। आप कहते हैं सर वाईफाई के पासवर्ड तोड़ दिए किसी ने, टूटते नहीं है। होता क्या है, उसने एक फाइल बना रखी है जिसमें लगभग हजारों पासवर्ड आपसे पूछ पूछ के लगा रखे हैं, और वो उनको रैंडमली उनके अंदर चला जाता है, कोई न कोई घुल जाता है। 90% लोग अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड जानते ही नहीं है, यहाँ जो बैठे हैं। अगर जानते हैं तो अपना मोबाइल नंबर ही लगा रखा होगा, मोबाइल नंबर नहीं तो 1 से 8 लगा रखा होगा, पासवर्ड पासवर्ड ही लगा रखा होगा, या ऐसा लगा रखा होगा बोल के नहीं बता सकते कि खुद ही लगा देंगे लाओ सर। मतलब इस टाइप के पासवर्ड तो वो ऐसे आप लोगों से बातचीत करके गैस करके लेते हैं। आपने अपने नाम के आगे @123 लगा दिया, ज्यादा तो खुद को ही याद नहीं रहेगा, इसलिए मुश्किल पासवर्ड लगाते ही नहीं है। कई बच्चों को देखा है मैंने, आप में से कोई इतना बेहतरीन लोग लगा के रखते हैं मोबाइल पे पैटर्न वाला, वो खुद ही पता नहीं उसे कैसे खोलते हैं। मतलब कितनी बार उसको घुमा लेते इधर से उधर, वो खुद को याद कैसे रहता है ये भी मुझे समझ से बाहर है। जनरल बात हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन और बस खत्म करते हैं मैटर को। ये लिख लिया सबने? ठीक है, देखो वैसे आपके एसओ वाले सिलेबस में एक लाइन लिखी है, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है मेरी बात? आप चाहो तो 100 क्लास में पढ़ लो, खत्म नहीं होगा। चाहो तो आप एक क्लास में पढ़ लो, 5 मिनट सुन लो, उसके बारे में बात कर देता हूं। क्या लिखा है आपको देखो। अगर मैं बात करता हूं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, किसकी बात करता हूं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। बस केवल जनरल बात बता रहा हूं जो आप लोग जानते हैं। प्रश्न आएगा तो प्रश्न को आप सीधा सोल्व करेंगे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का फायदा क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, तो आप ये कहेंगे कि ये क्या करते हैं, अप टू डेट क्या रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं। ये क्या काम करते हैं, अप टू डेट क्या रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं। पहला काम इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का है। दूसरा काम, एक साथ मतलब आपने जैसे ही एंट्री की उसके साथ आपको क्या क्या चीजें बना के दे देंगे, उसके साथ आपको क्या बना देंगे, आपका ट्रायल बैलेंस बना देंगे। कौन सा अकाउंट बना देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे। इसके अलावा क्या शो कर देंगे, बैलेंस शो कर देंगे। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कमी है और जो मैनुअल में अच्छी थी, कि मैनुअल में तो हमें केवल किसका नॉलेज होना चाहिए था, अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए था।
इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए और प्लस किसका नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। तो इसमें क्या चीज चाहिए आपको, इसमें आपको सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल एंट्री, हाँ बिल्कुल यही बता रहा हूँ। टैली आपका सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, टैली के अलावा एक आता है बीजी, बीजी वाले सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही होता है। एक आपका सॉफ्टवेयर आता है शुभ लाभ, उसमें भी ऐसा ही होता है। आजकल टैली के साथ में वर्ड ऐड कर दो, कौन सा यूज कर रहे हैं, टैली प्राइम। अब देखो आप आजकल इन, ये तो सारे के सारे एप्लीकेशन कंप्यूटराइज वाले हैं। इसके अलावा देखो एक एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो जिसे बोलते हैं ओके क्रेडिट, एक कौन सी बुक बोल रहे हो, जिसे हम कहते हैं खाता बुक। अब बहुत सारे आ गए सर, पगार बुक, ये सारे एप्लीकेशंस भी आजकल आपको क्या काम कर रहे हैं, पूरा अप टू डेट आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अगर मैं कहूं बिलिंग करनी है, मुझे बिल काट के भी भेजना है, जीएसटी नंबर भी है, तब भी हम इनके द्वारा वहां तक ऐसा कर सकते हैं। ठीक है मेरी बात। अब आपको अगर कॉमर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इनके बारे में और बहुत सारी बातें ऑटोमेटिक कर सकते हैं। आपने एक अकाउंट अमाउंट को सीआर किया, दूसरी अमाउंट को डीआर किया, दोनों अमाउंट क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर कॉपी में दोनों बराबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, अगर आपने किसी को 5,000 रुपए से सीआर किया तो उसे कितने से डीआर करना पड़ेगा, 5,000 से ही डीआर करना पड़ेगा। ये दोनों बराबर होने क्या होते हैं, कंपलसरी, या मैं कहूं अनिवार्य होते हैं। ठीक है मेरी बात, इतना ही है।